Welcome to BBPN online class, and in our last class we were discussing about the chemical properties of carboxylic acid. Today we are going to discuss about physical properties and acidic nature of carboxylic acid group. एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल स्टेट। किसकी बात करते हैं हम? फिजिकल स्टेट। तो आप लोगों को हमेशा मैंने एक चीज बोली है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है वो सॉलिड फेज में आता रहता है, आना शुरू कर देता है। तो स्मॉलर जो होते हैं साइज में वो कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। लेकिन जो एसिड्स होते हैं वो अप टू 9 कार्बन तक वो कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं और अनप्लीजेंट ऑर्डर के साथ होते हैं। कैसी होती है उनकी स्मेल या ऑर्डर? अनप्लीजेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है वो है सॉल्युबिलिटी की। तो देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बाद में, वो हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो आप लोगों को मैंने कई बार बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला बताया है या इसका जो डिपेंडेंसी है कि किस तरीके से ये डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास एंड अपॉन, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ये ब्रांच के। ठीक है, तो मोलिकुलर मास बढ़ता है तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, वो है डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्या है वो? डाइमराइजेशन। देखिए डाइमराइजेशन का मीनिंग आप समझ गए होंगे। डाइमर बनना मीन्स दो एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर और डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, किस तरीके से? देखिए अगर मैं यहाँ पर ये एक एसिटिक एसिड बनाती हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। अब मैं इसी के सामने दूसरा मॉलिक्यूल बना लेती हूँ, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी तरीके से फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से दो कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं? डाइमराइजेशन करके डाइमर बना लेते हैं। इवन इट्स गैसियस स्टेट, यहाँ गैसियस स्टेट में भी ये डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। और इसी वजह से जो इसका मॉलिक्यूलर मास आता है, जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं, देखो थ्योरेटिकल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एसिटिक एसिड के लिए CH3COOH के लिए अगर हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है आंसर? 60 म्यू। क्या आता है? 60 म्यू। बट हम जब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है उसका आंसर? 120 म्यू, जस्ट डबल। और वो किस वजह से मिलता है? बिकॉज ऑफ द डाइमराइजेशन, बिकॉज ऑफ डाइमर फॉर्म। ओके, तो ध्यान रखिएगा जो एसिटिक एसिड होते हैं या बेंजोइक एसिड होता है, उसके दो मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर लेते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर फॉर्म में रहते हैं और इसी वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास जस्ट डबल मिलता है हमें बाय एक्सपेरिमेंट्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की। किसकी बात करते हैं हम? एसिडिक नेचर। तो देखिए एसिडिक नेचर की जब भी हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है एसिडिक नेचर ये किसके, पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, आप इससे भी अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो यार। जो हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होता है वो इसके बेसिस पे भी हम फाइंड कर सकते हैं और बाय एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेन करके भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम? एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I अपॉन +I इफेक्ट। मीन्स अगर माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल बना देती हूँ। एक तो मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड, अब मैं इसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देती हूँ, फिर मैं एक और क्या कर रही हूँ? +I इफेक्ट इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको पता है ना यहाँ
इफेक्ट हो गया, ये भी प्लस आई इफेक्ट हो गया। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप का है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो आप लोगों को फॉर्मूला से समझ आ रहा होगा कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर क्या होती है, घटेगी, डिक्रीज होगी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है जैसे ही H+, एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, H+ का रिमूव होना, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से H+ रिमूव होता है तो हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। क्या मिलता है हमें, कार्बोक्सिलेट आयन। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें, ये वाला कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ क्या मिलेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। अब आप जो ये आफ्टर रिमूविंग H+ आयन जो कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है उनकी स्टेबिलिटी को देखिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इनमें से, देखिए यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, लेकिन वो क्या है, इसके कंपेयर में ज्यादा है। तो इस ऑक्सीजन पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं, ओके। यहाँ पर भी देखिए इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इधर से जो एल्काइल ग्रुप है वो भी इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये जो आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही रीजन है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर भी यही रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा, तो ये ज्यादा बनेगा तो ये H+ जल्दी से देगा, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं अब की बार माइनस आई इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं आप, माइनस आई इफेक्ट की। तो देखिए एक तो मैं ले लेती हूँ ये, ओके, और एक मैं ले लेती हूँ ये, ठीक है। और एक और अगर अपन एग्जांपल लेना चाहें तो वो ले सकते हैं NO2 का, इस तरीके से। तो आपको पता है CF3 यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, माइनस आई। यहाँ पर भी इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा और यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट लगता है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगेगा, इसका, ठीक है। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। माइनस आई इफेक्ट आता है तो देखिए अगर हम इससे कार्बोक्सिलिक आयन बनाते हैं इस तरीके से आफ्टर रिमूविंग H+, तो ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल होगा तो ऑर्डर होगा ये, ठीक है। तो इसका एसिडिक नेचर भी यानी ये ज्यादा स्टेबल है तो ये क्या होगा, जल्दी से H+ देगा तो ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगी, ओके। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, और वो क्या है हमारा, एक तो हम ले लेते हैं नॉर्मल एसिड ले लेते हैं और एक हम लेते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो अब देखिए इन दोनों में से अगर हमें स्टेबिलिटी निकालनी है तो आपको पता ही है ना, यहाँ से तो बनेगा ये वाला कार्बोक्सिलेट आयन और यहाँ बनता है ये वाला कार्बोक्सिलेट आयन। तो आप बता सकते हो ज्यादा स्टेबल कौन है, दिस वन, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक नेचर भी इसकी ज्यादा होगी, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम ले सकते हैं एरोमेटिक में ही, और वो हम ले लेते हैं, देखिए ये एक तो मैंने बना दिया COOH और यहाँ मैंने ऐड कर दिया CH3, ठीक है। ये मैंने ऐड करा COOH और ये CH3। नेक्स्ट हमने ले लिया, अब इसके मैंने पैरा पोजीशन पे ऐड कर देती हूँ CH3। तो देखिए आपको पता है ना कि माइनस प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर घटेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड।
यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे चाहे -I वाला कोई भी ग्रुप हो या +I वाला कोई भी ग्रुप हो, हमेशा सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो वही होगा, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब इन दोनों में से हम स्टेबिलिटी निकालते हैं। आपको पता है ये -I इफेक्ट कर +I इफेक्ट शो करता है, तो +I इफेक्ट की वजह से देखिए ये क्या करेगा, अपने ऑर्थो पे और पैरा पर नेगेटिव चार्ज लाएगा, ये भी अपने ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज लाएगा। तो आपको पता ही है ना, यहाँ से H+ जाएगा तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ पर भी क्या आता है, माइनस आता है। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, ये। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, तो सबसे ज्यादा इन दोनों आयंस में से स्टेबल कौन होगा, मेटा वाला। ठीक है, तो मेटा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा स्टेबल जो होगा एसिडिक होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिक नेचर का, ये। क्लियर? इसी तरीके से आप खुद करिएगा। अब की बार मैंने यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ा है, क्या जोड़ा है मैंने, NO2 ग्रुप जोड़ा है, ये मैंने NO2 ग्रुप जोड़ दिया, एक ऑर्थो, एक पैरा, एक मेटा में। तो सबसे पहले तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से तो यही होगा ज्यादा एसिडिक, फिर इन दोनों में से निकालते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्या करता है, प्लस R इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज लाता है अपने ऑर्थो और पैरा पे, और ये भी क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज लाता है ऑर्थो और, मैं इस पे मेटा पे लगाना है हमको इस चीज को, तो ये अपने ऑर्थो और पैरा पे क्या लाता है, पॉजिटिव चार्ज लाता है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज जिसके नजदीक होगा वो उस आयन को उतना ही, नेगेटिव आयन को उतना ही स्टेबलाइज कर देगा, और जैसे ये इसको स्टेबलाइज करेगा तो क्या होगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा इससे। ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे नहीं आता है, समझ आया? तो इसका मतलब पैरा जो होगा, नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इट इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से हम एसिडिक नेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज जो हमसे पूछी जाती है और वो होती है वैल्यू ऑफ Ka एंड pKa ऑन द बेसिस ऑफ Ka एंड pKa, और इनकी बात हमने 11th क्लास में करी है। देखिए जब भी कोई एसिड, ठीक है, क्या होता है, डिसोसिएट होता है, तो क्या बनाता है वो, एक तो बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन और एक बनाता है वो H+ आयन। तो जब भी हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो वो क्या निकालते हैं, कैसे निकालेंगे हम, देखिए K क्या हो जाएगा, Ka इक्वल टू क्या हो जाएगा, RCOO माइनस की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओके, तो ये आ जाता है Ka। तो अब देखिए Ka की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा जब Ka की वैल्यू बढ़ती है यानी डिसोसिएशन बढ़ता है तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक हमने बात करी थी pKa की, एंड आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, pKa क्या होता है, -log Ka। ओके, अब देखिए Ka की वैल्यू बढ़ती है तो क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है तो pKa की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखिएगा एसिडिक नेचर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू बट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू, यानी कि pKa वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर घटेगा। क्लियर? तो पूछा जाता है हमको इसी बेसिस पर, आपको क्या दे देगा, कोई भी एसिड दे देगा और उसकी pKa वैल्यू दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों एसिड्स में इसकी pKa वैल्यू इतनी है और इसकी pKa वैल्यू इतनी है। अब आपको बताना है कि कौन सा मोर एसिडिक है, तो जिसके लिए pKa की वैल्यू कम होगी दैट विल बी मोर एसिडिक। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, नेक्स्ट हम लेंगे नया चैप्टर। थैंक यू।